तो अभी हमने बात की पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आज हम जो ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं वो है अपनी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या कि ये वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी हम बोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की। कोलिनर्जिक ड्रग्स को कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोला जा सकता है। कोलिनोमाइमेटिक्स। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कोलिनर्जिक की जगह कोलिनोमाइमेटिक्स भी के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या कि माइमेटिक्स जो वर्ड आया वो आया मिमिक्री से। मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना। जो ड्रग्स कोलिनर्जिक ड्रग्स की या कोलिनर्जिक सिस्टम की तरह वर्क कर रही है, उसकी नकल कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग एंड डायरेक्टली एक्टिंग को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो भाग था कोलिन ईस्टर्स। कोलिन ईस्टर्स और दूसरा जो भाग है उसको हम बोल रहे हैं क्या? एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स। कोलिन ईस्टर्स के अंदर जो मेन ड्रग्स होती हैं, वो पहली जो ड्रग मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, उसे हम बोल रहे हैं एसिटाइल कोलिन। एज इट इज वो ड्रग है एसिटाइल। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूं। एसिटाइल कोलिन। दूसरी जो ड्रग है, अरे बोर्ड पे क्या लिखा है? एसिटाइल कोलिन। ब्लैक पेन से क्या लिखा है? एसिटाइल कोलिन। आपने क्या देखा? एसिटाइल कोलिन। किसी भी ड्रग को याद करने का तरीका यह है कि उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, उसको चार्ट के थ्रू अपने वॉल पे सजा दीजिए और उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए। वो ड्रग्स आपके टिप्स पे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो जानने लायक है वो ये है कि ड्रग्स को कभी भी पेंडिंग ना छोड़ें। यदि आज आपको 7 ड्रग्स कराई है तो वो सातों की सातों आपको टिप्स पे होनी चाहिए, नहीं तो 7 दिन बाद वो 7 × 7 = 49 ड्रग्स। तो 7 दिन बाद की ड्रग्स आपको फिर याद नहीं होगी और वो बोझ लगने लगेगी। और फार्मा में इसी वजह से लोगों की बैक लग जाती है। फार्मा हार्ड नहीं है। यदि फार्मा इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलेशंस होती है, यहाँ पे भी प्रिसाइज कैलकुलेशंस है, वही ड्रग का नाम है। मैथमेटिक्स में जैसे आप बना के लिख के नहीं आ सकते, फार्माकोलॉजी में भी आप बना के लिख के नहीं आ सकते। इसलिए ड्रग्स को मैं यही याद कराने की कोशिश करूंगा। तो जस्ट मेमोराइज इट। एसिटाइल कोलिन, बिथानकोल या बिथानाकोल, एंड द थर्ड वन इज कार्बाकोल। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिथानाकोल एंड एसिटाइल कोलिन इज द इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब हम बात करते हैं एल्कलॉइड्स की। अच्छा, हेडिंग को हमेशा मार्क कर दीजिए ताकि लगे कि ये हेडिंग है। सेकंड क्या है? एल्कलॉइड्स। ये इनके क्लासिफिकेशन है। जो ड्रग्स के जो एक्चुअल नाम है, जो जेनरिक नाम है, वो एसिटाइल कोलिन, बिथानाकोल एंड कार्बाकोल है। अब बात करते हैं हम कि एल्कलॉइड्स की। जो एल्कलॉइड्स जो ड्रग्स हैं वो हैं पिलोकार्पिन। बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग पिलोकार्पिन। 500 का नोट लगा लीजिएगा इसके आगे। पिलोकार्पिन। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, मैं जरा सा थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लूकोमा एक डिजीज होती है आइस की, जिसके अंदर कैनाल ऑफ स्क्लेम के अंदर ट्रेबेकुलर मेशवर्क से वहां पे वो इनपुट और आउटपुट में एक्वस ह्यूमर का जो इनपुट होता है, सपोज कीजिए कि एक्वस ह्यूमर, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 50 ml एक्वस ह्यूमर इनपुट जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर आउटपुट का जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाए तो देयर विल बी द very disbalance between the inflow and the outflow of the aqueous humor।
और एक्वस ह्यूमर क्या है, अपना आइस का जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। तो इनपुट और आउटपुट या इनफ्लो या इनपुट या आउटपुट या फिर इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर जो डिसबैलेंस हो जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक्वस ह्यूमर का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आइस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आइस का जो प्रेशर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है कि एक्वस ह्यूमर वहां पे इनफ्लो तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन आउटफ्लो के ड्रेनेज में वहां पे कैनाल ऑफ स्क्लेम के अंदर ट्रेबेकुलर मेशवर्क मतलब एक बोल सकते हैं अपन जाली वहां पे इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से वो एक्वस ह्यूमर वहां से पास आउट नहीं हो रहा, ड्रेन आउट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहां पे एक्वस ह्यूमर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, और जनरेट होने की वजह से वहां पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ग्लूकोमा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो उस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो हम ड्रग दे रहे हैं वो क्या है, पिलोकार्पिन। ग्लूकोमा में जो ड्रग दी जा रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पिलोकार्पिन। और भी ड्रग्स दी जाती है लेकिन पिलोकार्पिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब क्यों है, क्या कर रही है, मैंने बताया था अभी अभी आपको बेसिक पढ़ाया था पैरासिम्पैथेटिक का, कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, मियोसिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स। तो जब वहां की आइस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्यूपिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि वो मेशवर्क, थोड़ा सा मसल्स, उसकी मस्कुलेचर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि वहां का जो पैसेज है वो खुल जाएगा, और खुलने की वजह से ड्रेनेज प्रॉपर हो जाएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर विल बी रिलीज। और भी ड्रग्स दी जाती है जैसे कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर भी हम यहाँ पे देते हैं, ताकि क्या हो सके, इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिलीज हो सके और आइस की जो वॉल्यूम है वहां पे कम हो सके। लेकिन ग्लूकोमा में जो आइस को मियोसिस, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जो ड्रग दी जा रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पिलोकार्पिन। ये इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के अंदर हम देखें, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल अपन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पर उतनी ज्यादा डीपली नहीं। लेकिन इरिवर्सिबल जो है वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पर्पस से भी ये ड्रग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और यूज करने का भी हमें इसको मौका मिलेगा। जब किसी आपकी जब आई हॉस्पिटल में यदि कभी ड्यूटी लगेगी, या फिर आई वाले चैम्बर में जब आपकी ड्यूटी लगेगी वार्ड में, तब आपको ये ड्रग वहां पे ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स को देखने को मिलेगी। और इस ड्रग को जो हम बोलते हैं, एक और नाम है इसका इनडायरेक्टली एक्टिंग का, एंटी कोलिन ईस्टरेज। एंटी कोलिन ईस्टरेज जो आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होती है उसका दूसरा नाम क्या है, एंटी कोलिन ईस्टरेज। क्यों है, कैसे है, ये मैं आगे मैकेनिज्म में समझाऊंगा। अभी केवल आप इसको याद करने के लिए लिख लें, जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स। नाउ लेट अस बिगिन, व्हाट आर द रिवर्सिबल ड्रग्स। पहली जो ड्रग है, पहली ड्रग फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन। तो बोर्ड पे क्या लिखा है, फाइसोस्टिग्मिन। ब्लैक पेन से क्या लिखा है, फाइसोस्टिग्मिन। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, फाइसोस्टिग्मिन। गोले के अंदर क्या लिखा है, फाइसोस्टिग्मिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइसोस्टिग्मिन। आप क्या सुन रहे हैं, फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। ये ड्रग्स को याद करने का तरीका बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार उसे रिवाइज करें, बोलें, इसलिए वो ड्रग्स हाथों हाथ आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी। सेकंड जो ड्रग है
वो है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी, नियोस्टिग्मिन। तीसरी जो ड्रग है पायरिडोस्टिग्मिन। पायरिडोस्टिग्मिन मैं इसके यूजेस आगे बताऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी थोड़ा सा, जैसे मैंने पिलोकार्बिन के लिए बताया कि ग्लूकोमा में यूज हो रही है, ये जो तीन ड्रग्स हैं पाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, ये तीनों ड्रग्स एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस। इस माइस्थीनिया ग्रेविस में ये ड्रग यूज होती है। पाइसोस्टिग्मिन को ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं, लेकिन नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन ये जो दोनों ड्रग्स हैं वो किस में यूज होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसका रिव्यू समझा देता हूँ कि माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या। माइस्थीनिया, मायो मीन्स मसल्स क्या हो रही है, एक तरीके से धीरे धीरे उसका कंट्रोल, उसकी पावर लूज हो जा रही है। अब होता क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है कि अपनी खुद की ही इम्यूनिटी, अपने जो स्केलेटल मसल्स है, उस स्केलेटल मसल्स के अंदर जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो उन रिसेप्टर्स को क्या करती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स की क्वांटिटी में एक रिडक्शन देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पूरी बॉडी में 100 न्यूरो रिसेप्टर्स, 100 एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है। अब क्या हुआ कि उस 100 में से 80 रिसेप्टर्स डैमेज हो गए, तो बचे कितने, 20। सपोज कीजिए कि 5 इस हाथ पे बचे, 5 इस हाथ पे बचे, 5 इस पाँव पे बचे, 5 इस पाँव पे बचे। फॉर एग्जाम्पल, हमको नहीं पता कितने रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए टोटल पहले 100 थे, अब बचे कितने, 20। तो उन सारे 100 रिसेप्टर्स का पूरा लोड किसको संभालना पड़ रहा है, उन 20 रिसेप्टर को। जहां एसिटाइल कोलिन सारे रिसेप्टर्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो एसिटाइल कोलिन का सारा लोड कहां चला जाएगा, उन 20 रिसेप्टर्स पे। तो क्या वो 20 रिसेप्टर्स उस सारे लोड को झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। इसलिए मसल की जो पावर होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, इस बीमारी के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, वो डैमेज हो रहे हैं, और डैमेज होने की वजह से एसिटाइल कोलिन प्रॉपर्ली उनको मिल नहीं पा रहा। और एसिटाइल कोलिन का काम क्या, कि जो आप ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, जैसे हाथ को मैं इस तरीके से मोड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ, मैंने इस पेन को झुक के उठाया, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एसिटाइल कोलिन की वजह से हो रहा है। क्योंकि एसिटाइल कोलिन ही इस मसल को मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह, कि एक न्यूरोकेमिकल सिग्नल इसको प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपना वर्क डन कर सके। तो क्या वो वर्क डन कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स तो हो गए कम। तो इस वजह से इस बीमारी में क्या होता है कि पावर रिड्यूस हो जाती है। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से एसिटाइल कोलिन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखिए, इसका मैकेनिज्म एक्शन मैं आगे आपको ढंग से समझाऊंगा। चौथी जो ड्रग है रिवर्सिबल के अंदर, वो है एड्रोफोनियम। कौन सी ड्रग, एड्रोफोनियम। पांचवी जो ड्रग हमको देखने को मिलेगी, वो है रिवास्टिग्मिन। रिवास्टिग्मिन। तो बोर्ड पे क्या लिखा है, रिवास्टिग्मिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवास्टिग्मिन। ब्लैक पेन से क्या लिखा है, रिवास्टिग्मिन। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, रिवास्टिग्मिन। कमरे में क्या गूंज रहा है, रिवास्टिग्मिन। 6th ड्रग जो है वो है डोनेपेजिल। कौन सी ड्रग, डोनेपेजिल। जो डोनेपेजिल और रिवास्टिग्मिन जो ड्रग है वो किस में यूज होती है, अल्जाइमर डिजीज। जनरल नॉलेज के लिए आपकी बता दूं, यहीं पे याद कर लीजिए, ताकि आगे जब मैं यूज पढ़ाऊं तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के अंदर रिवास्टिग्मिन और डोनेपेजिल को यूज किया जाता है, और बाकी पाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम ड्रग को माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर यूज किया जाता है। पिलोकार्पिन का हम यूज कहाँ करते हैं, फॉर ग्लूकोमा।
इनफैक्ट पाइसोस्टिग्मिन जो ड्रग है उसका मायस्थीनिया ग्रेविस में भी यूज किया जाता है और कुछ भाग में कई बार हमें ग्लूकोमा के अंदर भी इस ड्रग को दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक, आज की क्लास का जो अंतिम टॉपिक है कि एसिटाइल कोलिन का निर्माण कैसे हुआ और क्या उसकी मैकेनिज्म रही। तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ, वो हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से गंभीरता से यदि आप लेंगे तो आप एएनएस की सारी ड्रग्स आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। तो ये इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका न्यूरॉन है, सपोज दिस इज अ मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं ताकि आपके लिए विजुअली विजिबल हो। सपोज दिस इज न्यूरॉन। ओके गाइस, हमें पता है कि हर सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूरॉन के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एक एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, एसिटाइल को ए। विच एंजाइम, एसिटाइल को ए। अब इस एसिटाइल को ए को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं ताकि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिखना इजी नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए से। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटाइल को ए और अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए। ओके गाइस, अब क्या हुआ, ईसीएफ में एक एंजाइम और प्रेजेंट था जिसका नाम क्या था, कोलिन। क्या था, कोलिन। इस कोलिन को मैं फिजिबिलिटी के लिए, इजीनेस के लिए मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या हुआ, कोलिन ने क्या किया, ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर इनफ्लो किया या इनफ्लक्स किया या फिर एंट्री हम बोल सकते हैं। तो कोलिन अंदर चला गया ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर। देखिए, तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, इसका पर्पस सॉल्व आपके समझ में आ गया। अब जैसे ही एंटर किया तो क्या हुआ, एसिटाइल कोए प्लस कोलिन ने आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश की। ये दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ प्रेमी थे, लेकिन बिना किसी पुजारी के इन दोनों का विवाह संपन्न हो पाना असंभव था। तो अब इन दोनों का विवाह कराने के लिए पुजारी की आवश्यकता है। तो पुजारी क्या है यहाँ पे, ए प्लस सी, ए प्लस सी। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए कि एसिटाइल कोए प्लस कोलिन या ए प्लस सी, एसिटाइल कोए प्लस कोलिन, एक पुजारी की मदद से इन दोनों का विवाह संपन्न हो पाया। और पुजारी कौन था, चैट। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफरेज
कि इसको इतनी गति मोमेंटम प्रोवाइड करा रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ताकि एसिटाइल कोए प्लस कोलिन किसमें कन्वर्ट हो सके, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखूं A प्लस सी ACH, ACH किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, एसिटाइल कोलिन को किससे डिनोट किया मैंने, ACH से। और किसकी मदद से ACH में कन्वर्ट हुआ है, चैट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आया या मेन जो प्रोडक्ट आया, बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, मेन जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन यहां पे प्रेजेंट एक्सॉन टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ये आप सभी को मालूम है, स्टोरेज ऑफ द एसिटाइल कोलिन इज प्रेजेंट इन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो मैं इसको ये न्यूरोट्रांसमीटर में सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की मॉलिक्यूल्स, एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस चीज को मैं उठा के यहाँ पे जूम कर रहा हूँ ताकि आपकी सुविधा यहाँ पे देखने में आपको विजिबल हो। तो सपोज कीजिए कि ये एक्सॉन टर्मिनल ये का यही मैंने उठा के यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ पे जूम कर दिया। जूम करके देखने को हमें क्या मिला कि सपोज दिस इज योर एसिटाइल कोलिन, दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटाइल कोलिन। आप सभी को मालूम है कि नीचे क्या प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। अब जैसे ही आपको पता है कि साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू, तो जंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू वन माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ पर, या हम बोल सकते हैं कि एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक जंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल के पास आया तो ECF में क्या प्रेजेंट था, कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस को स्टिमुलेट किया और कैल्शियम आयंस की अंदर क्या हो गई, अब कैल्शियम आयंस को मैं इस ट्राइंगल से डिनोट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये ट्राइंगल क्या है, कैल्शियम आयंस है, और ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स। ये कैल्शियम आयन क्या होगा, यहाँ पे एडहियर हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम का क्या काम क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पे एडहियर होगा, चिपक जाएगा, तो ये क्या कर बैठेगा, आउट पाउचिंग। आउट पाउचिंग का मतलब सिनेप्टिक वेसिकल्स को फोड़ देगा, आउटबर्स्ट या आउट पाउचिंग। और यहां से एसिटाइल कोलिन क्या होगा, धीरे 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 नीचे, ये नीचे जो रिसेप्टर्स मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, ताकि एसिटाइल कोलिन को क्या कर सके, रिसीव कर सके और एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन वहां पे बना सके। तो ये धीरे धीरे एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ जाएगा। जितना एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता थी उतना रिसेप्टर ने उसको रिसीव कर लिया। सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ से उस दीवार तक भागना है, तो मैं भाग रहा हूँ। तो अब मैं ज्यादा आगे भागूंगा, सामने दीवार है तो मेरा तो दीवार से सर टूट जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को अगर रिलीज ही होना रहेगा तो मैं तो भागता ही रहूंगा। ऐसा ना हो तो कुदरत ने क्या किया कि जितने एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता थी उतना एसिटाइल कोलिन तो क्या किया, रिसीव करवा दिया, और बाकी जितने की नहीं थी तो एक और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा और अपन समझते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और यहाँ पे ये रिसेप्टर
एसिटाइल कोलिन के प्रेजेंट हैं, जो कि मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे हैं ताकि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आए और इन रिसेप्टर से रिसीव हो जाए। जितने की जरूरत है उतना रिसीव होगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में उसका आगे का ट्रांसफर हो जाएगा। अब लेकिन सपोज कीजिए कि इतने रिसेप्टर्स की इतने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोलिन ईस्टरेज। कोलिन ईस्टरेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आज की क्लास का एम से स्पेशल। क्या, ईस्टरेज, ई फॉर ईस्टरेज, ई फॉर इरेजर से आया, ई फॉर ईस्टरेज। ऐसी चीज जो किसी चीज को इरेज कर दे, तो एसिटाइल को इरेज करने वाला जो एंजाइम है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, कोलिन ईस्टरेज। क्या बोल रहे हैं अपन, कोलिन ईस्टरेज। तो ये कोलिन ईस्टरेज क्या करेगा, सपोज करो कि इस कोलिन ईस्टरेज को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं और ये एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल है और ये मैंने क्या बना दिया है यहाँ पे, कोलिन ईस्टरेज। तो कोलिन ईस्टरेज क्या करेगा, इस एसिटाइल कोलिन को या जितना भी ये एसिटाइल कोलिन है, इस सारे एसिटाइल कोलिन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा, काट देगा, या बोल सकते हैं अपन इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले कि ये कोलिन ईस्टरेज क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब फ्लूइड और लाइसिस का मतलब क्या कि ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन कर दिया, इस कोलिन ईस्टरेज ने क्या कर दिया। अगर इसको मैं एंजाइम के तौर पे लिखूं तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप देखिए कि इस कोलिन ईस्टरेज ने एसिटाइल कोलिन को तोड़ दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया और किस में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, एसीटेट प्लस कोलिन। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कोलिन क्या था, सी से डिनोट कर रहे थे और ये एंट्री ले रहा था ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर। तो ये कोलिन वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक अपने स्टेट में पहुंच जाएगा और ये साइकिल वापस चलती रहेगी। एसिटाइल कोलिन बनेगा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से एसिटाइल कोए प्लस कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से एसिटाइल कोलिन में बनेगा। एसिटाइल कोलिन जाके रिसेप्टर्स जो होंगे वहां पे सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाके एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाएगा। साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जब एक्सॉन टर्मिनल के पास आएगा तो क्या होगा कि कैल्शियम चैनल आयंस क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और कैल्शियम आयंस ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर इन्फ्लक्स कर देंगे। इन्फ्लक्स होने के बाद वो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ऊपर क्या होगा, एडहियर हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा और जैसे ही वो स्टिक हो जाएगा तो आउटबर्स्ट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल will occur या आउट पाउचिंग ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स will occur। और इस प्रोसेस को मतलब the process of the outbursting of the neurotransmitter that is acetylcholine from the synaptic vesicles is called exocytosis। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आउट पाउचिंग या आउटबर्स्ट होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ पे एडहियर हुए तो एक्सोसाइटोसिस हुआ। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या कि एसिटाइलकोलिन नीचे वहां से पाउच से फूट के नीचे आया, रिसेप्टर्स पे रिसीव हुआ, जितने की जरूरत थी उतना तो रिसीव हो गया और जितने की जरूरत नहीं थी तो इस कोलिन ईस्टरेज ने इस एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। और एसिटाइल कोलिन का जैसे ही कोलिन ईस्टरेज की मदद से हाइड्रोलाइसिस हुआ तो वो एसीटेट प्लस कोलिन में कन्वर्ट हो गया और ये कोलिन वापस ऐसे ईसीएफ में चला गया और वापस ये सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। जब जब एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता होगी तब तक एसिटाइल कोलिन बॉडी के अंदर रिलीज होता रहेगा और जितने की आवश्यकता है उतना वो होता रहेगा और जितने की आवश्यकता नहीं है तो कौन सा एंजाइम, कोलिन ईस्टरेज एंजाइम उसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा। तो रिव्यू देखें, समरी देखते हैं हम अपन कि आज हमने क्या पढ़ा। आपके दिमाग में हैप्पीजार्ड ना हो तो
आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट समराइज में करवा देता हूं कि इसकी मैकेनिज्म क्या थी। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज हो रहा था, एसिटाइल को ईसीएफ से बाहर अंदर की ओर आईसीएफ में क्या आ रहा था, कोलीन। किसकी मदद से, चैट की मदद से, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोलीन। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ACH। एसिटाइल कोलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे एसिटाइल कोलिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, रिसेप्टर्स ने स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स, स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स। और जैसे ही स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स हुआ, जितने की आवश्यकता थी, बाय द हेल्प ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन हुआ। कंडक्शन जैसे ही एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचा तो एक्सोसाइटोसिस हुआ। एक्सोसाइटोसिस हुआ, और एक्सोसाइटोसिस होने के बाद इस मैकेनिज्म को यहां लिख रहा हूं मैं कि रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसका मतलब भी समझा देता हूं कि नेक्स्ट न्यूरॉन को जितने की आवश्यकता थी उतना एसिटाइल कोलिन नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर हो गया, और मैसेज उसका न्यूरोकेमिकल उसको मिल गया कि आगे उसको हाथ हटाना है या चलना है या आगे जाना है या दौड़ना है या नीचे झुकना है, जो भी उसको प्रोसेस करनी थी वो कर लिया। और जितने की आवश्यकता नहीं थी तो कोलिन एस्टरेज की मदद से हाइड्रोलाइसिस हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया, एसीटेट प्लस कोलीन। और ये जो कोलीन है ये वापस ECF में चला जाएगा, और ये साइकिल वापस ऐसे चलती रहेगी। और ड्रग्स याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं ड्रग्स का, कि क्या हमने आज कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी, कि डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि कोलिन ईस्टर्स, उसमें हमने 3 ड्रग पढ़ी, एसिटाइल कोलिन, बिथैंकोल एंड कार्बोकोल। ओके गाइस, फिर हमने पढ़ा क्या कि एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, पिलोकार्पिन, जो कि ग्लूकोमा में हम ड्रग यूज कर रहे हैं और वो मायोसिस करवा रही है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर वहां पे रिड्यूस हो रहा है, इंट्राओक्युलर प्रेशर वहां पे रिड्यूस हो रहा है। मैं इसको डीपली यूजेस के अंदर वापस से समझाऊंगा, इसका मैकेनिज्म सहित। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में हमने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर हमने सबसे पहली जो ड्रग पढ़ी थी वो पढ़ी थी फाइसोस्टिग्मिन। तो फाइसोस्टिग्मिन क्या कर रहा है, ग्लूकोमा में और माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था आइरिडोस्टिग्मिन, फिर हमने पढ़ा था नियोस्टिग्मिन, फिर हमने पढ़ा था एड्रोफोनियम। तो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम जो ड्रग है वो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर यूज हो रही है। और माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या हो रहा है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एम्स स्पेशल आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि उनका डिक्लिनेशन हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाते हैं और अपनी ही इम्यूनिटी उनको नष्ट कर देती है। फिर उसके अंदर हमने क्या पढ़ा आगे, रिवास्टिग्मिन एंड डोनापेजिल। डोनापेजिल और रिवास्टिग्मिन एक ऐसी ड्रग है जो अल्जाइमर डिजीज के अंदर हम इसे यूज कर रहे हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद फॉर आज की क्लास। थैंक यू।